शेयर नॉलेज के एक और एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको एसएपी के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, मतलब कि किस तरीके के बेसिक्स के ज़्यादातर मैंने लोगों से सुना है कि उन लोगों को एसएपी बेसिस में आना है तो किस तरीके का काम का उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, या दूसरे कोई फील्ड में काम करते हैं उनको अगर एसएपी बेसिस में करियर बनानी है तो उसको क्या सीख सकते हैं, और अगर उनका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो काम आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि रियल टाइम डेटा क्या होता है, क्योंकि हर जगह आजकल हम सुनते हैं कि रियल टाइम डेटा, लेकिन ज़्यादातर लोग से आप पूछते हो तो आपको इतना सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है कि रियल टाइम डेटा होता क्या है। उसके बाद बताऊंगा रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स के जो सॉफ्टवेयर आजकल बने हुए हमारे बिजनेस में किस तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मतलब वो सॉफ्टवेयर है वो बात सही है, रियल टाइम डेटा है सही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से हमारे बिजनेस को क्या बेनिफिट है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं क्लियर करवाऊंगा कि SAP R3 वर्ड बहुत पॉपुलर है, अभी फिलहाल खाना आ गया लेकिन फिर भी R3 जहाँ पे भी चल रहा है और काफ़ी सारी जगह पे R3 मॉड्यूल का जो आर्किटेक्चर है वो फॉलो होता है, तो वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। दूसरा कि SAP बेसिस के जो कंसल्टेंट होते हैं उनको कौन कौन से रोल्स दिए जाते हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि SAP बेसिस, नेटवेयर और सिक्योरिटीज इनमें डिफरेंस क्या है। अभी सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रियल टाइम डेटा, मतलब रियल टाइम डेटा क्या होता है कि हर जगह हमने देखा है कि रियल टाइम। सबसे पहले हम वर्ड को लेंगे रियल टाइम, मतलब रियल क्या होता है, मतलब कि जो भी वर्चुअल नहीं है, मतलब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, हम खुद कहीं पे अवेलेबल होते हैं तो उन सबको रियलिटी बोलते हैं। रियलिटी मतलब असली चीज़ है। जैसे कि हमने काफ़ी टाइम देखा है टीवी पे शोज वगैरह आते हैं तो उसमें बोलते हैं कि रियलिटी शो, क्यों दूसरी जो सीरियल्स वगैरह होती है उनको रियलिटी शो ना बोल के ये जो शो होते हैं उनको रियलिटी शो बोले जाते हैं। रियलिटी वर्ड, ये रियल वर्ड पुराना है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का व्याप बढ़ने की वजह से ये वर्ड और उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, इसीलिए आजकल ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है कि रियल टाइम डेटा। अभी जैसे कि सीरियल्स वगैरह जो हम देखते हैं वो पहले रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं और उसके बाद उसका टेलीकास्ट होता है, तो इसीलिए उसको रियल टाइम ना बोल के उसको नॉर्मल सीरियल बोला जाता है। जो नॉर्मल हम ऑनलाइन लाइव चीज़ें देखते हैं, मतलब जिसमें 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइमिंग का डिफरेंस होता है, उसको रियल टाइम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सामने जो भी कैरेक्टर होता है या जो भी सीरियल में जो भी चल रहा होता है वो तुरंत ही हमें मिल जाता है, वो रियल होता है। मैं इस रियल से रिलेटेड काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको अगर देखना है तो हम ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। पहले क्या होता था कि हम गेम वगैरह जो वीडियो गेम वगैरह टीवी में देखते थे या कंप्यूटर में खेलते थे, वो सब कंप्यूटर से प्रोग्राम किए हुए रहते थे। मतलब कैसा था कि उसमें एक स्टेप के बाद दूसरा कौन सा स्टेप आएगा वो हमें पता था। और अगर और इजी लैंग्वेज में आपने देखना है तो चेस की गेम आती थी, उसमें कैसा रहता था कि कंप्यूटर हमारे सामने प्लेयर होता था और एक हम होते थे, तो उसमें जो फिक्स प्रोग्राम किए वो स्टेप्स होते थे, उसी स्टेप को वो सॉफ्टवेयर फॉलो करता था, तो सामने कोई पर्सन नहीं था, इसीलिए उसको रियल टाइम बोलते हैं। जैसे कि ये वर्ड पहले मैं बता चुका हूँ कि जैसे पहले हम टेलीफोन पे बात किया करते थे, टेलीफोन में हमारे सामने जो बंदा था वो जैसे ही बोलता था तुरंत वो वर्ड हमें मिल जाते थे टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसको भी रियल टाइम डेटा ही बोलते थे, लेकिन वो इसमें इंटरनेट नहीं था इसीलिए वो वर्ड इतना पॉपुलर नहीं था। दूसरा देख सकते हैं गेम्बलिंग, जो हम कसिनो वगैरह में जो गेम्बलिंग वगैरह लोग खेलते हैं उसमें भी सेम होता है कि सामने भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए होते, यहाँ पे भी बैठे होते, और बीच में जो इंटरमीडिएट होता है जो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको रियल टाइम बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको और ज़्यादा दे सकता हूँ। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में तो हम सभी लोग 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के कोई होगा उस सबको बीच को आज को पता है कि व्हाट्सएप क्या है। तो व्हाट्सएप में भी इसी तरीके का रियल टाइम डेटा हमें मिलता है। जैसे कि व्हाट्सएप में रियलिटी कितनी है कि सामने वाला बंदा जब भी कोई लिख रहा होता है तो उस टाइम पे भी हमें नोटिफिकेशन रहता है कि टाइपिंग का, मतलब कि वो लिख रहा है, तो ये सब एक रियल डेटा है, इसीलिए उसको रियल टाइम बोलते हैं। चैटिंग की एप्स वगैरह है, उसके बाद अगर आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो, स्काइपे वगैरह सबसे बेस्ट एग्जांपल है, स्काइपे है, जूम ऐप है, फिर ये सब जो ऑनलाइन मीटिंग्स ऐप्स है वो सभी रियल टाइम डेटा के बेस्ट एग्जांपल्स हैं।
उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी हर लाइफ में आजकल रियल टाइम डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बस वगैरह में जाते हैं तो बस में भी हमें लाइव ट्रैकिंग दी जाती है, मतलब कि ऐसे 2 मिनट पहले हमारा बस कौन से स्टेशन पे रुका हुआ है वो नोटिफिकेशन में भी तुरंत मिल जाता है। ट्रेन में, फ्लाइट में, वो सब जगह पे हमें जो भी लाइव डेटा मिलता है, मतलब 2 मिनट पहले ही डेटा हमें आया हुआ होता है कि हमारी बस या ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, तो वो डेटा मिल जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेदर डिपार्टमेंट का, कि पहले हम लोगों को वेदर डिपार्टमेंट से जो भी आता था इंफॉर्मेशन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम रियल टाइम डेटा और इंटरनेट और वो सब सॉफ्टवेयर इतने पॉपुलर और इतने प्रॉपर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, इंटरनेट वगैरह हुआ, तो उसी रीज़न की वजह से हमें आजकल प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो भी हवामान डिपार्टमेंट मतलब जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो बताता है, वो हमें रियल मिलता है। ये सब एग्जांपल्स है। आपका कंसेप्ट आई होप कि रियल टाइम डेटा क्या है वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट इज रियल टाइम डेटा एनालिसिस, मतलब कि अभी रियल टाइम डेटा तो हमें पता चल गया है कि जो रियल में होता है, मतलब कि मिनटों में होता है। जैसे कि क्रिकेट मैच देखते हैं लाइव, तो वो भी एक रियल टाइम डेटा का ही एग्जांपल है, क्योंकि वो लाइव होती है। जो वहां पे भी जो भी कोई भी कंट्री में या कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में वो जो भी प्ले होता है वो तुरंत हमें 1 या 2 सेकंड में मिल जाता है, इसीलिए उसको रियल टाइम डेटा बोलते थे। अब रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि डेटा तो वही जो रियल टाइम का जो मैंने बताया उसी तरीके का होता है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स का क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो भी डेटा है, मतलब जो भी इंडस्ट्री या जो भी तुम्हारा बिजनेस वगैरह, उसमें डेटा का तुम किस तरीके से एनालिसिस कर पाते हो, और वो कौन सा डेटा? रियल टाइम डेटा। अभी ये कंफ्यूजन होगा कि रियल टाइम डेटा तो तुरंत आता है, तो वो उस टाइम जो डेटा आ रहा होता है उसी टाइम पे उस डेटा को एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद उसको बिजनेस में यूज करना होता है। इस तरीके का कंसेप्ट इन सब सॉफ्टवेयर में रहता है, इसीलिए इनको बोला जाता है रियल टाइम डेटा एनालिसिस। अब रियल टाइम डेटा एनालिसिस के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो सालों से हमारे साथ चल रहा है, आज अभी तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई मानो कि सैटरडे है, सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे के दिन पे ज़्यादातर लोग टेंपल में जाते हैं, हनुमान जी के टेंपल में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टेंपल में जाओगे तो आपको बाहर 1-2 शॉप मिलेंगे। तो उस दिन क्या होगा कि जिस दिन आप सैटरडे होता है ना, उस दिन ज़्यादातर लोगों की 90% जो लोग उस दिन वहाँ से गुजरते हैं मंदिर के आगे से, तो वो हनुमान से रिलेटेड जो तेल वगैरह है या हनुमान को चढ़ाने का कुछ श्रृंगार वगैरह है वो खरीदने में दिलचस्पी लोगों को ज्यादा होती है। तो उस टाइम होता है, अगर आप सैटरडे की जगह संडे मंडे जाओगे तो उस दिन जो हनुमान भगवान से रिलेटेड जो चीजें होगी वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लोग इतना नहीं खरीदेंगे। तो उस टाइम जो दुकान वाले ने जो स्टेप लिया उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अभी रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आप कहीं पे भी जाओ, सीजनेबल बिजनेस आपने देखे होंगे कि कभी कभी कुछ शॉप्स वाले क्या करते हैं कि जैसे सीजन आता है ना उसी तरीके से सामान ले आते हैं। जैसे कि अगर दिवाली आएगी तो पटाखे वगैरह ले आएंगे, मिठाइयों की शॉप्स में भी आपको रोज से ज़्यादा थोड़ा बहुत नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो रियल टाइम डेटा के रिलेटेड होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर में रियल टाइम डेटा एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बताते हैं। जैसे कि हम सभी लोग आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग हम लोग करते हैं, लेकिन आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप अगर मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल में जैसे कि आप कोई कंपनी का खरीद रहे हो तो आपको रिकमेंड में क्या दिखाता है? मोबाइल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन मोबाइल के साथ आपको कवर्स वगैरह दिखाएगा, कवर दिखाएगा, उसमें आपको उसके रिलेटेड एसेसरीज दिखाएगा, फिर उसके एक्स्ट्रा कुछ कवर, ट्रांसपेरेंट जो उनके ग्लास वगैरह ये सब चीज़ें दिखाएगा। तो ये सब चीजें होता क्या है कि उस टाइम हम जब सर्फिंग करते हैं तो उस टाइम पे वहां पे बंदा नहीं बैठा होता है, वो सॉफ्टवेयर से थ्रू आता है कि ये मोबाइल है, तो अगर ये बंदा मोबाइल खरीद रहा है तो ऑब्वियस है कि मोबाइल के बाद वो ऐसी कोई चीज खरीदने में इंटरेस्टेड रहेगा। तो ये रन टाइम पे जो आपने सर्च किया और सर्च के दौरान क्या क्या चीजें आप ले सकते हो उसके रिलेटेड जो आपको रिजल्ट्स मिलता है उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स।
मतलब कि आपने जो अभी जैसे कि आप कपड़े खरीद रहे हो, तो आप अगर शादी के कपड़े खरीद रहे हो तो उस दौरान रिकमेंडेड में आपको क्या क्या मिलेगा, शादी में चीज़ें जो ज़रूरी होती है जैसे जूते वगैरह है या जैसे कि मेकअप वगैरह है, वो सब आपको दिखाया जाएगा। नहीं कि आपको उस टाइम कोई और ऐसी चीज़ें जैसे कि स्टेशनरी वगैरह की आपको रिकमेंडेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा कपड़े खरीद रहा है वो स्टेशनरी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा उस टाइम। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन टाइम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि आप अभी वेबसाइट पे आओगे और मोबाइल सर्च करोगे और उसके बाद ये करोगे। तो सॉफ्टवेयर अपने आप जो डिसीजन लेता है, तो वो सॉफ्टवेयर जो डिसीजन लेता है उसमें जो एनालिटिक्स करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि रियल में आया हुआ डेटा, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। आई होप आपको रियल टाइम डेटा एनालिसिस के बारे में अभी और ज़्यादा है, तो आप अब इसके रिलेटेड पढ़ोगे या देखोगे तो आपको और थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज R3 और R3 आर्किटेक्चर। R3 ज़्यादातर जो अभी हाना वगैरह यूज़ कर रहे होंगे उनको तो यही होगा कि ये कंसेप्ट पुराना हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो बहुत मिलेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है वो जो अभी भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं ऐसी जो ECC प्रोडक्ट पे यूज़ करती है और सिर्फ SAP में R3 कंसेप्ट नहीं यूज़ होता है, ऑलमोस्ट सारी जगह पे R3 कंसेप्ट यूज़ होता है। R3 का मतलब क्या होता है? R मतलब होता है रियल टाइम। ये रियल टाइम जैसा मैंने बताया कि ये आज का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी इसके सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और मोबाइल की वजह से ये वर्ड पॉपुलर हुआ है। R3 बहुत पहले से है। अभी R है उसका मतलब है रियल टाइम। 3 मतलब क्या होता है कि पहला होता है प्रेजेंटेशन, तो R प्लस प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है कि जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन से जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती है एप्लीकेशन के लॉजिक की, तो वो होता है एप्लीकेशन। और थर्ड पोर्शन पे होता है डेटाबेस, कि मतलब जहाँ पे भी रो और कॉलम में डेटा स्टोर होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है रियल टाइम प्लस प्रेजेंटेशन प्लस एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस। तो ये वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है R3, इसीलिए इसको बोला जाता है R3। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि R3 का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ये जो आर्किटेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ वो SAP का बता रहा हूँ। अभी हम जो अभी है वो R3 आर्किटेक्चर, मतलब कि ये SAP का ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी R3 में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंटेशन लेयर होता है, उसके बाद रहता है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आता है डेटाबेस लेयर। अभी ये 3 चीज़ें सिंपल है, लेकिन ये 3 चीज़ों के पीछे जो किस तरीके का डायग्राम, मतलब किस तरीके का एल्गोरिथम वर्क करता है, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। अभी होता है ये कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर। ज़्यादातर आपने यूट्यूब पे और काफ़ी सारी जगह पे लोगों को जिनको पूरा पता नहीं है वो कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल SAP, और वो दिखाते हैं SAP GUI कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली उनको भी नहीं पता होता है कि SAP इंस्टॉलेशन और SAP का प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब कि SAP GUI में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे आपके जितने भी लोग घर से काम करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके सिस्टम में सिर्फ SAP का फ्रंट एंड होता है, उसको SAP नहीं बोलते, लेकिन SAP को यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं SAP GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद जो होता है एप्लीकेशन R3। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे कि हमने डबल क्लिक किया और लॉगिन हो गया, तो डबल क्लिक होने के बाद जो लॉगिन का स्क्रीन आता है, तो हमने रिक्वेस्ट किया था लॉगिन पेज ओपन करने के लिए, तो उस टाइम हमने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट के बाद प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो इस बीच में जो प्रोसीजर हुई वो प्रोसीजर को बोलते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब कि एबेपर्स जो कोड लिखते हैं उसके बाद वो स्क्रीन ओपन होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो सेकंड नंबर के स्टेप पे होती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो ये स्टेप हुआ। उसके बाद अगर हम लॉगिन करते हैं, जैसे कि हम लोग डालेंगे यूजर नेम और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और एंटर करेंगे, तो ये एंटर करेंगे तो उस दौरान वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर से गुजर के एप्लीकेशन लेयर में जाएगा और एप्लीकेशन से वो डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस में जाने के बाद वो जो टेबल में हमारा डेटा स्टोर है वहाँ से वो डेटा लेगा और उसको लोड करेगा। तो ये सारी प्रोसीजर जो होती है वो बोलते हैं R3 आर्किटेक्चर के बैकएंड में होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है R3 आर्किटेक्चर।
अब थोड़ा इस पे मैं डिटेल बताऊंगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अभी सबसे पहले जैसे कि देख रहे हो आप सेकंड नंबर के जो सेकंड नंबर का जो पिक्चर है उसमें तो प्रेजेंटेशन लेयर में लिखा है SAP GUI, बीच में एक आपको जो पिंक कलर का देख रहा है SAP एक्सेस कम्युनिकेशन। अभी होता है कि जो एक्सेस कम्युनिकेशन होता है वहां से हमारे रिक्वेस्ट होके जाती है प्रेजेंटेशन लेयर में। अब ये जो हमारी रिक्वेस्ट SAP GUI से लेके प्रेजेंटेशन लेयर में जाती है तो उस दौरान हमारा जो रिक्वेस्ट होता है वो लेके जो प्रेजेंटेशन लेयर तक जाने वाला जो प्रोसेस होता है उसको SAP ने एक सर्विस का नाम दिया है जिसको बोलते हैं मैसेज सर्वर। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड होता है कि मतलब कि यहाँ से ये चीज़ को वहाँ ले जाना है, तो अभी टेक्निकल जो होता है उसमें SAP ने उसको नाम दिया हुआ है मैसेज सर्वर। अभी ये पूरे आर्किटेक्चर में एक जगह से दूसरी जगह जो भी रिक्वेस्ट लेके जाने और आने का काम करता है वो जो भी प्रोसीजर है उसको बोला जाता है मैसेज सर्वर। उसके बाद दूसरा उसमें आर्किटेक्चर में ये चीज़ बनी हुई है कि उसमें क्यू होता है, डिस्पैचर क्यू। अभी डिस्पैचर क्यू कैसा होता है कि हम SAP GUI यूज़ कर रहे हैं तो हम एक नहीं होते हैं, SAP में काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, मानो कि 100 यूज़र्स हैं 200 यूज़र्स हैं, तो होता है कि एक साथ जितने भी यूज़र काम करते हैं उन सबके जो रिक्वेस्ट होती है वो मैसेज सर्वर के थ्रू एक एप्लीकेशन लेयर के पहले पहुंच जाती है और वहां पे क्यू का एक बॉक्स बना रहता है जिसको बोलते हैं डिस्पैचर क्यू। तो मैसेज सर्वर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लेके डिस्पैचर क्यू के पास जाएगा। डिस्पैचर क्यू क्या करेगा, आपकी डिस्पैचर क्यू का एक बॉक्स बना रहता है, मतलब एक स्पेस रहता है उसमें आपकी रिक्वेस्ट डालेगा। उसके बाद जो डिस्पैचर होता है, डिस्पैचर क्यू के बाद डिस्पैचर वहां पे वेट करेगा कि आपका नंबर कब आएगा। तो जनरली जो डिस्पैचर होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे काम करता है। अगर आप अकाउंट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई से हो तो आपको पता रहेगा कि फीफो करके एक मेथड आता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है उसको पहला नंबर लगेगा। इसमें प्रायोरिटी नहीं होती है, जो भी रिक्वेस्ट पहले आई उसको पहले जाना है। तो डिस्पैचर क्यू में से वो रिक्वेस्ट आपकी जाएगी डिस्पैचर में और डिस्पैचर के बाद वो चेक करेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ SAP के लिए ही है, SAP से बाहर के कोई प्रोग्राम के लिए है, जैसे कि आप जावा वगैरह यूज कर रहे हो या थर्ड पार्टी कोई इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो वो चेक करेगा। अगर वो एप्लीकेशन है और अगर उसको डेटाबेस में जाने की ज़रूरत है तो वो मैसेज सर्वर की जो मैसेज सर्वर प्रोसेस है वो आपकी क्यू को लेके जाएगा डेटाबेस के तौर पे और डेटाबेस में से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और वो रिस्पॉन्स फिर से क्यू में आएगा और क्यू में आने के बाद आपको प्रेजेंट होगा। ये सारी चीज़ें होती है वो बहुत मिली सेकेंड में होती है, वो इतनी तेजी से होती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी फास्ट होता है। इसीलिए SAP एप्लीकेशन का लोड ज़्यादा रहता है और उसमें जो हार्डवेयर होता है वो भी काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो होती है वो बहुत सेकंड्स में होती है, मतलब आपको पता तक नहीं चलता है कि इतनी सारी प्रोसेस बैकएंड में हो रही है। तो आर्किटेक्चर इस तरीके से काम करता है। दूसरा कि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एक जगह कोई कंपनी में 100 कंप्यूटर्स है तो 100 कंप्यूटर में होता क्या है कि अगर लोड ज़्यादा है तो आप एप्लीकेशन सर्वर बढ़ा सकते हो, डेटाबेस एक रहेगा, एप्लीकेशन सर्वर बढ़ाओ और एप्लीकेशन से भी ज़्यादा होते हैं आपके जो प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस तरीके से जो आर्किटेक्चर है वो काम करता है। अभी बात करूंगा व्हाट इज SAP बेसिस, मतलब कि जो SAP बेसिस होता है उसका काम क्या होता है और तो SAP बेसिस क्या है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि SAP बेसिस क्या होता है। आपने हर कंप्यूटर विंडोज़ वगैरह यूज़ किया है तो विंडोज़ में आपने काफ़ी सारी जगह पे ये वर्ड पॉपुलर है कि विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आप पूछोगे कि तुम क्या काम करते हो तो बोलेगा मैं विंडोज़ में एडमिन हूँ। तो सेम SAP में भी वही वर्ड है, लेकिन SAP ने उसको नाम दिया हुआ है बेसिस का। मतलब क्या होता है कि विंडोज़ में जो होता है, विंडोज़ एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको हैंडल करने के लिए जो बंदा होता है उसको बोला जाता है विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो SAP ने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ना बना के उनका जो ERP सिस्टम बनाया उसको हैंडल करने के लिए जो बंदा काम करता है उसको नाम दिया हुआ है SAP बेसिस।
मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर और एसएपी बेसिस दोनों का काम एक ही है। वो विंडोज के रिलेटेड ऑपरेशंस पे काम करता है और एसएपी बेसिस का जो बंदा होता है वो एसएपी ईआरपी को कंट्रोल और हैंडल करने का काम करता है। ये उसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब एसएपी बेसिस जो होता है उसकी एक्टिविटीज क्या रहती है। अब एसएपी बेसिस में क्या रहता है कि उसका जनरली काम रहता है एडमिन का। एडमिन मतलब कि कोई यूजर क्रिएशन वगैरह है या उसमें जो लोड बैलेंसिंग वगैरह है, कि मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आपको रोज बैकअप लेना होता है, उसके बाद उसमें लॉग बैकअप का कंसेप्ट आता है, उसके बाद उसको कुछ अपग्रेडेशन है या किसी के पीसी में एसएपी जीयूआई इंस्टॉल करना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि किसी को रिपोर्टिंग वगैरह चाहिए, एससीओएम रिपोर्ट से चाहिए, उसमें जो स्पूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, उसमें जो प्रिंटिंग के इश्यूज है, डंप वगैरह अगर किसी को आता है तो उसको निकालना है, कैसे चेक करना है। मॉनिटरिंग का काम रहता है। एवरीडे सिस्टम इतना बड़ा है तो उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि अपग्रेडेशन करना है। तो ये सब जो काम होते हैं वो एसएपी बेसिस एक्टिविटी में माने जाते हैं। मतलब कि एसएपी बेसिस का जो बंदा होता है उसको दिए जाते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन एक ये रहेगा कि अगर ये सब एसएपी बेसिस एक्टिविटीज है तो फिर एसएपी बेसिस, एसएपी नेटवीवर और एसएपी सिक्योरिटीज, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये तीनों लोग तो अलग अलग है। अगर सभी का काम एक जैसा है तो अभी ये तीनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे एसएपी सिस्टम बड़ा होता गया वैसे ही उसमें भी अलग अलग लोग होते गए। अभी जैसे सबसे पहले जो बंदा ये एडमिन का काम करता था वो बंदा सालों तक काम करने के बाद जब उसको मौका मिलता है अपने आप को अपग्रेड करने का, प्रमोट करने का, तो वो जब थोड़े बहुत अपग्रेडेशन के काम करता है, जैसे कि उसमें कर्नल अपग्रेडेशन का काम आता है, उसमें सब जो पैचेस अपग्रेडेशन का काम आता है, नॉट अपग्रेडेशन का काम। मतलब नेटवीवर में क्या हुआ कि एसएपी में पहले ईआरपी ईसीसी था सिर्फ, उसके बाद उन्होंने सीआरएम सिस्टम को ऐड किया, एससीएम सिस्टम को ऐड किया। जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता गया उसमें पार्ट कैसे बने कि जो बंदा एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज करता है पर्टिकुलरली एक सिस्टम की, उसको बेसिस में हो गया जो बंदा पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, मतलब पूरे सिस्टम का जो अपग्रेडेशन का हैंडलिंग करता है वो नेटवीवर में आ गया। और सिक्योरिटीज में क्या हुआ कि सिक्योरिटीज में जो रोल क्रिएशन करता है या जिसका काम है ऑथोराइजेशन देना कि इस बंदे को ऑथोराइजेशन देना है, इस प्लांट के लिए इसको ऑथोराइजेशन देना है, तो वो सब पोर्शन आ जाता है सिक्योरिटीज में। तो एक्चुअली अगर बोलने जाए तो बेसिस का जो बंदा होता है वही थोड़े एक्सपीरियंस के बाद सिक्योरिटीज कंसल्टेंट भी बन सकता है और थोड़े और एक्सपीरियंस के बाद नेटवीवर भी कंसल्टेंट भी बन सकता है। और अगर इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो वो एसएपी कंसल्टेंट का टैगलाइन भी लगा सकता है। तो ये सब कंसेप्ट कैसे है कि अगर आप एक बार काम कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं कि बेसिस अलग, नेटवीवर अलग, सिक्योरिटी अलग। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक ही जगह की चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें अपग्रेडेशन और उसकी वजह से आपको नाम चेंजेस दिखने को मिलते हैं। आई होप कि आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और बाकी सारे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप हमें फॉलो करने के लिए हमारा एफबी का पेज है या लिंक्डइन या ट्विटर पे हमें फॉलो करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।